Welcome to my channel Katie English Info. Please subscribe, like and share. Thank you. Hello guys, welcome to KD English Info. This is I Khushid Ansari, a communication developer and English trainer. तो दोस्तों आइए आज एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूँ सिंटैक्स, जो ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। दोस्तों बिना सिंटैक्स की हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी के आधार पर हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। सिंटैक्स में ऐसे कई रूल्स आते हैं, लेकिन आइए आज हम उनके कुछ रूल्स की चर्चा कर लेते हैं। हमारा पहला रूल है, If two singular subjects are joined with and, it will take plural helping verb. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हो तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अनीता एंड काजल आर सीटिंग, यानी कि अनीता और काजल बैठी हुई है। तो यहां पर देख रहे हैं कि अनीता हमारा सिंगुलर है और काजल भी हमारा सिंगुलर है। अब ये दोनों मिलाकर के क्या बन गया? प्लूरल बन गया, क्योंकि ये एंड से जुड़े हुए हैं। अब ध्यान देंगे, मैंने क्या बताया? अनीता एंड काजल आर सीटिंग, यानी कि अनीता और काजल बैठी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंसेस है, राम एंड श्याम वर इन द क्लास, यानी कि राम और श्याम क्लास में थे। आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। हमारा रूल नंबर है कि इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड एनी वन नाउन हैज आर्टिकल, इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। मैंने क्या बताया कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स अगर एंड से जुड़े हुए हो और अगर एक नाउन के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ हो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। आइए देख लेते हैं। जैसे द राइटर एंड पोएट हैज सेड सो, यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों कि द राइटर यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगुलर यहां पर ध्यान देंगे। द राइटर एंड पोएट, देखिए राइटर भी हमारा क्या है? नाउन है। पोएट भी हमारा नाउन है, जबकि पोएट के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि राइटर के साथ द का प्रयोग हुआ है। तो दोनों में से अगर दो नाउन है, अगर एक नाउन के साथ आर्टिकल लगा है तो भी क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। तो मैंने क्या बताया? द राइटर एंड पोएट हैज सेड सो। नेक्स्ट है, अ ड्रामेटिस्ट एंड नोवेलिस्ट इज सिटिंग हियर, यानी कि एक ड्रामाकार और एक उपन्यासकार है ना, यानी कि यहां बैठा हुआ है। तो ध्यान देंगे, अ ड्रामेटिस्ट एंड नोवेलिस्ट, देखिए यहां पर नोवेलिस्ट भी है और यहां पर क्या है? ड्रामेटिस्ट भी है। तो ध्यान देंगे यहां पर दोनों क्या है? एक नाउन है। तो देख रहे हैं कि एक ही नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारा वो सिंगुलर होगा। अ ड्रामेटिस्ट एंड नोवेलिस्ट इज सिटिंग हियर। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 3। हमारा रूल नंबर है कि इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड बोथ नाउन्स हैव आर्टिकल, तब क्या होगा? दिस विल टेक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या बताया कि अगर दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हों और दोनों नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, वैसी स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द राइटर एंड द पोएट हैव सेड सो, यानी कि द राइटर एंड द पोएट हैव सेड सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ ड्रामेटिस्ट एंड अ पोएट आर सिटिंग हियर। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 4। दोस्तों रूल नंबर 4 हम ध्यान देंगे कि देयर आर सम सच नाउन्स दैट आर इनसेपरेबल टू ईच अदर, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, यानी कि अलग नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? इट विल टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली फूड। हमारा नेक्स्ट है, जैसे राइस एंड करी इज आवर फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, द पेन एंड इंक इज ऑन द टेबल। तो आप देख रहे हैं यहां पर ब्रेड एंड बटर ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे राइस एंड करी, यहां पर इसको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे द पेन एंड इंक, इसे भी अलग नहीं किया जा सकता है। आइए हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 5। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद और, यानी कि ओ आर, अगर दो सब्जेक्ट अगर और से जुड़े हुए हों तो क्या होगा? द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट होगा। जैसे यू और ही वॉज प्लेइंग, यानी कि यू और ही, यानी कि तुम और वह खेल रहा था। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 6 है हमारा कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एज वेल एज, वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट।
मैंने क्या बताया कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद एज वेल एज, अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हो तो हमारा क्या होगा, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू एज वेल एज ही आर गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही एज वेल एज आई इज गोइंग। तो ये था हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 हम देखेंगे कि इफ टू सब्जेक्ट्स ईदर और, neither nor and not only but also are attached to the sentence, अगर दो सब्जेक्ट्स either or, neither nor और not only but also अगर सेंटेंस से जुड़ा हो तो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, either you or I am working। नेक्स्ट है हमारा neither he nor I am living here। नेक्स्ट है हमारा नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज आर एट वॉर, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी युद्ध में हैं। आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। इफ टू न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंट विद एंड, हेल्पिंग वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर दो न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ध्यान देंगे जो नंबर में हम इसे कह सकते हैं, अगर दो न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो है अगर वो एंड से जुड़े हुए हों तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। जैसे 2 and 2 is 4। नेक्स्ट है जैसे 5 and 5 मैक्स 10। आइए हम देख लेते हैं रूल नंबर 9। हमारा 9 है कि इफ मोर देन वन पर्सन इज रेफर्ड टू द प्लस एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लूरल। कहते हैं कि अगर द प्लस एडजेक्टिव से अगर प्लूरल का बोध होता हो, अगर द प्लस एडजेक्टिव से प्लूरल का बोध होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे हम ध्यान देंगे यहाँ पर पुअर, तो पुअर क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर एडजेक्टिव के पहले अगर द लगाने से अगर प्लूरल का बोध होता है तो फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगा। जैसे अगर हम लगाते हैं पुअर मतलब गरीब, एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम दा लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। जैसे अगर हम रिच कहेंगे तो रिच भी क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम लगा देंगे द रिच तो इससे भी प्लूरल का बोध हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है द पुअर आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट है द ब्लाइंड डू नॉट सी एनीथिंग। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 10। हमारा 10 है कि इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंट विद प्रेपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब will be used according to the first noun। कहता है कि अगर दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हो तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन होगा। जैसे द ब्रांच ऑफ दिस ट्री इज ड्राइड, ने क्या बताया, द ब्रांच ऑफ दिस ट्री इज ड्राइड, यानी कि इस पेड़ की जो शाखा है वो सूखी हुई है। जैसे अगर हम प्लूरल में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे होगा द ब्रांचेज ऑफ दिस ट्री आर ड्राइड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ 10 रूल्स। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।